बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक रिसर्च पेपर को। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे रिसर्च पेपर हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च पेपर का टॉपिक है रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ मर्करी इन प्लांट एंड सॉयल सैंपल्स यूजिंग इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ICP एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये है हमारे पास एक कंपैरेटिव स्टडी जिसमें हम लोग इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंपेयर करेंगे। दूसरी हमारे पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैस स्पेक्ट्रोमेट्री और कोल्ड वेपर एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। यानी हम लोग देखेंगे हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो बेटर किसके साथ आ रहा है। और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री या कोल्ड वेपर एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। और रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ मर्करी मतलब यानी इसमें ज़रूर हम ये देखेंगे कि हम कैसे रैपिड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, या इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये रिसर्च पेपर की हम लोग समरी डिस्कस करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी वर टू सिंप्लीफाई सैम्पल प्रिपरेशन एंड वैलिडेट मर्करी डिटेक्शन। इसका ये जितनी भी स्टडी यानी जो रिसर्च पेपर स्टडी किया गया है उसका यही मकसद था कि हम सैम्पल प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई कर सकें और इसको वैलिडेट कर सकें। यानी इसके वैलिडेट का मतलब होता है कोई प्रूफ देना, यानी किसी को एक्यूरेट साबित करना। तो वो हम मर्करी डिटेक्शन सॉयल सैंपल में और प्लांट सैंपल्स में देखेंगे इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हुए। तो इसके लिए हम लोगों ने लिया मर्करी कंटेमिनेटेड और मर्करी फ्री सॉयल और प्लांट सैंपल्स को लिया और फिर हमने एनालाइज़ किया सॉयल को। कैसे एनालाइज़ किया? इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा और एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको यूज़ करते हुए। फिर हमने किया इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को इस्तेमाल करते हुए, और फिर किया कोल्ड वेपर एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हुए। तो इससे हमें जो रिज़ल्ट मिला ना वो ये शो करता है कि जो मर्करी है, मर्करी के मेजरमेंट्स सॉयल में और प्लांट सैंपल्स में इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो तकरीबन इन एग्रीमेंट विद मतलब जो है वो उसके अकॉर्डिंग है बाकी दोनों के तकरीबन बराबर ही है। जो सॉयल में मर्करी की कंसंट्रेशन और प्लांट टिश्यूज़ में मर्करी की कंसंट्रेशन जो हम लोगों ने ICP-IS के ज़रिए फाइंड की थी वो है 92.2% और बाकी दोनों में है ये 90.5%। ठीक है। उसके बाद सॉयल की डाइजेशन चेक की जी 4 मोलर सोल्यूशन नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए, और उसमें हमारे पास मर्करी की रिडक्शन हुई है 2 पॉजिटिव से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है, यानी रिडक्शन हुई है मर्करी की। इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि ICP-IS जो है अगर हम उसमें ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन इस्तेमाल करें। ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन हमारे पास कौन सी हैं? एडिशन ऑफ गोल्ड क्लोराइड, एक्सटेंशन ऑफ वॉशिंग टाइम, यानी गोल्ड क्लोराइड को ऐड करना सैंपल में, वॉशिंग टाइम को एक्सटेंड करना। वॉशिंग टाइम आमतौर पर जो होता है वो होता है 75 सेकंड तक, तो यहाँ हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 45 से 60 सेकंड तक होता है नॉर्मली ना, तो यहाँ पे हम लोग 90 सेकंड यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम लीनियर वर्किंग रेंज यूज़ करेंगे, और वेवलेंथ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम 194 पिकोमीटर इस्तेमाल करेंगे। उसकी क्या रीज़न है वो भी हम अभी आगे जाकर डिस्कस करते हैं। एटॉमिक इमिशन इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें ये LOD और LOQ ये क्या है? इसका ये मतलब है क्या चीज़? LOD और LOQ, और इसके अलावा होता है लिमिट ऑफ ब्लैंक। LOD क्या होता है? लिमिट ऑफ डिटेक्शन, और LOQ होता है लिमिट ऑफ क्वांटाइटेशन। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं स्मॉलेस्ट कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी मेजरेंट की,
जो कि हम आसानी से मेजर कर सकते हैं किसी भी एनालिटिकल प्रोसीजर में। जो सबसे छोटी मेजरमेंट जो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं LOQ। ठीक है, तो इसके लिए 5% नाइट्रिक एसिड यूज़ किया था। फिर वो 5% नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हुए हम लोगों ने वो डिक्रीजिंग कंसनट्रेशन, यानी हमने सबसे कम कंसनट्रेशन जो फाइंड करनी है, तो वो डिक्रीज़ करते करते ये कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं हमें। और जो फाइनल वैल्यू हमारे पास LOQ की है ना, वो है 0.02 मिलीग्राम पर लीटर, या हम इसे कह सकते हैं 20 माइक्रोग्राम पर लीटर। और ये डिटेक्शन जो है वो एज लोएस्ट एनालाइट कंसनट्रेशन इसे हम लेते हैं। और ये जितना भी ऊपर डाटा दिया गया है, इससे ये पता चलता है कि डिटेक्शन लिमिट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.01 मिलीग्राम पर लीटर है। और ये मरकरी की मिनिमम कंसनट्रेशन है, क्योंकि हम LOD या LOQ ये हम यूज़ मिनिमम कंसनट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब। तो हाँ, नेक्स्ट ये कुछ कैलकुलेशन है हमारे पास। LOD और LOQ के स्टैटिस्टिक्स के पे बेस करती है सारी ये कैलकुलेशन, और उसकी जो वैल्यू है ये ना, वो है हमारे पास 0.0017। और ये जो रिज़ल्ट्स, ये डाटा से हमें जितने भी ये रिज़ल्ट्स मिले हैं, उससे जो हमारे पास LOD की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली है 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, और LOQ की वैल्यू है 20 माइक्रोग्राम पर लीटर। क्या हमने इस सारी रिसर्च में किया था, हमने एक मेथड डेवलप किया, यूनिक मेथड डेवलप किया रैपिडली मर्करी डिटरमिन करने के लिए। ये लास्ट पैराग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं। वी डेवलप्ड अ यूनिक मेथड टू रैपिडली डिटरमिन मर्करी कंसनट्रेशन इन प्लांट एंड सॉइल सैंपल्स बाय ICP-IES। तो इसके लिए वो जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि 194 नैनोमीटर हम लोग वेवलेंथ चूज़ करते हैं। हम ये क्यों लेते हैं बजाय 253.6 नैनोमीटर के, हालांकि वो ज़्यादा इंटेंस है। वो हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसकी वजह से केमिकल ये स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस होती हैं। इंटरफेरेंसेस का टॉपिक भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आयरन की वजह से वहाँ इंटरफेरेंस हो सकती थी, इसलिए हम लोग ये ज़्यादा इंटेंस 253.6 नैनोमीटर यूज़ करने के बजाय 194.2 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम गोल्ड सोल्यूशन 1 mg पर लीटर उसको हम लोग ऐड करते हैं सैंपल में मेमरी या कैरी ओवर इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए। ये वाली लाइन, सैम्पल सॉल्यूशंस एडिड सैम्पल सॉल्यूशन टू एलिमिनेट मेमोरी और कैरी ओवर इफ़ेक्ट्स। मेमोरी या कैरी ओवर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन द सैम्पल पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपोज टू ऑल एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स एंड रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। यानी हमारे पास जो पार्टिसिपेंट, यानी जितनी भी फर्ज करें कोई एक वैल्यू है, उसको हम लोग सारे एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट में सब उस पर अप्लाई करते हैं, फिर उस रिज़ल्ट्स को है ना वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के साथ वो कंपेयर करते हैं। इसे कहते हैं कैरी ओवर इफ़ेक्ट। और इसी मकसद के लिए हम लोग जो वॉशिंग और रिंसिंग टाइम है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि 45 से 60 सेकंड होता है आमतौर पर वॉशिंग टाइम, तो उसको हम बढ़ाकर 90 सेकंड कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशंस में हम लीनियर वर्किंग रेंज रखते हैं 20 माइक्रोग्राम पर लीटर से 2 या मिलीग्राम पर लीटर तक। और फिर हम रिडक्शन स्टेप को अगर एलिमिनेट कर दें मर्करी 2 पॉजिटिव से, जब मर्करी में रिड्यूस होता है, ये हमें चाहिए होता है कोल्ड वेपर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इससे फिर क्या पता चलता है कि जो हमारा मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करेगा, वो टाइम सेव करेगा, विल सेव टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट। यानी ये एडवांटेज मिल रहा है हम जब हम इसे किसके साथ कंपेयर करें, कोल्ड वेपर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ, या दूसरी भी जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे, कौन सी, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। इन दोनों से ज़्यादा अच्छा जो है वो है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी।
और ये जो है वो मल्टी एलिमेंट एनालिसिस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। उम्मीद है कुछ कुछ आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।